तो हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी यंत्र। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी के बारे में, लेक्चर फर्स्ट। तो एंटोमोलॉजी, सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग क्या है? एंटल स्टडी, ये आप सब जानते हैं, इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो ये एंटोमोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है, एग्रीकल्चरल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो इंसेक्ट्स की स्टडी के साथ डील करती है। इंसेक्ट्स की मॉर्फोलॉजी क्या होती है और उसमें मतलब उनके बायोलॉजिकली, केमिकली ये सब समझती है। फिर ये जो वर्ड है इंसेक्ट, ये जो इंसेक्ट है ये एक लैटिन वर्ड से आया है, इंसेक्ट, इंसेक्ट केयर, या एक इंसेक्टम वर्ड होता है, उससे आया है, हम कह सकते हैं। ठीक। फिर इंसेक्ट बिलोंग टू फाइलम ऑर्थोपोडा विच इज़ द बिगेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। इंसेक्ट अपीयर्ड 350 million years ago, much earlier than human being who appeared on earth only 150,000 years ago. They are initially aquatic and later become terrestrial. तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका जो फाइलम होता है वो ऑर्थोपोडा होता है, और ये सबसे बिगेस्ट फाइलम होता है एनिमल किंगडम का। और इंसेक्ट्स जो हैं वो अपीयर हुए थे 350 मिलियन ईयर अगो, जो कि ह्यूमन बींग के अपीयर होने के बहुत पहले है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, इंसेक्ट्स अपीयर हुए थे 350 मिलियन ईयर अगो, और जबकि ह्यूमन बींग अपीयर हुए हैं सिर्फ 1,50,000 ईयर अगो। तो जो इंसेक्ट्स थे पहले ये एक्वेटिक हुआ करते थे, जैसे कि आपको पता है कि जो लाइफ का फर्स्ट फॉर्म है वो भी वाटर में ही आया था। तो इंसेक्ट्स भी पहले एक्वेटिक थे, फिर धीरे धीरे करके जब इनमें इवोल्यूशन हुआ तो ये टेरेस्ट्रियल बन गए। फिर उसके बाद क्या होता है, देयर इज़ मच वेरिएशन इन साइज शेप ऑफ द इंसेक्ट्स। मतलब हर इंसेक्ट्स के शेप और साइज में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी दो इंसेक्ट्स साइज में सेम होते हैं। Insects are distributed everywhere from cooler part to hottest tropics. They live in water, land, air, desert, high mountains, etc. तो जो इंसेक्ट्स हैं वो कई जगहों पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, मतलब चाहे वो कूलर पार्ट्स हो या हॉटेस्ट ट्रॉपिक्स हो, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स की मतलब कैपेसिटी नहीं होती कि सर्वाइव कर जाए, वहाँ पे भी इंसेक्ट्स जो हैं वो डिस्कवर किए जाते हैं। और ये डिफरेंट प्लेसेस जैसे वाटर, लैंड, डेजर्ट, हाई माउंटेन्स, हर जगह पे सर्वाइव कर जाते हैं। फिर क्या, दे कैन बी सीन इन क्रॉप प्लांट्स, गार्डन्स, लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स, स्टोर्स एट्सेट्रा। तो इन्हें कहाँ कहाँ देखा जा सकता है? अभी तो हमने इन्वायरमेंट की बात की, फिर प्लेसेस की बात करते हैं। तो इन्हें क्रॉप प्लांट्स में, गार्डन्स में, लाइब्रेरीज में, म्यूजियम्स में और स्टोर्स में देखा जा सकता है। इन एंशियंट स्क्रिप्ट्स लाइक रामायण एंड महाभारता, सम ऑफ द टर्म्स यूज्ड वर रिलेटेड टू इंसेक्ट्स। दे आर पिपीलिका एंड पतंगा, ग्रासोपर, मधुमक्षिका, हनी बी, अम्बाका पालिका, टर्माइट क्वीन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे एंशिएंट लिटरेचर्स हैं, एंशिएंट स्क्रिप्ट्स हैं, जैसे रामायण महाभारत, उसमें भी इनका मतलब डिस्कशन पाया जाता है। जैसे कि पिपीलिका, उसका मतलब होता है एंड, पतंगा मतलब ग्रास होपर, और मधुमक्षिका मतलब हनी बी। ये सारे संस्कृत वर्ड्स हैं। और अम्बाका पालिका मतलब टर्माइट क्वीन। द रेफरेंस टू इंसेक्ट्स वर फाउंड इन संस्कृत डिक्शनरी अमरकोशा एंड इन बुक्स लाइक अर्थशास्त्र, चाणक्य सूत्र एट्सेट्रा। जो इंसेक्ट्स के रेफरेंस हैं हमें वो संस्कृत डिक्शनरी में भी मिलते हैं, जिसका नेम क्या है, अमरकोशा। एंड जो बुक्स हैं, जो अर्थशास्त्र और चाणक्य सूत्र, ये भी कुछ टाइप्स की बुक हैं जिनमें जिनमें हमें इंसेक्ट्स के रेफरेंस मिलते हैं। फिर एरिस्टोटल मेड एन इन्वेस्टमेंट अबाउट फ्लाइज, हनी बीज, एंड्स एट्सेट्रा। तो जो एरिस्टोटल हैं ये ग्रेट फिलोसफर हैं, इन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन एक किया है फ्लाइज, हनी बीज और एंड्स के बारे में, जिन्होंने अपनी बुक में इसको दिखाया है और बताया है। फिर 1745 और 1808 के बीच में जेसी फैब्रिशियस मेड एन एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ इंडियन इंसेक्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड क्लासिफाइड इंसेक्ट्स इनटू 3 ऑर्डर बेस्ड ऑन टाइप ऑफ माउथ पार्ट। तो 1745 और 1808 के बीच में एक साइंटिस्ट थे जेसी फैब्रिशियस, उन्होंने एक एक्सटेंसिव स्टडी करी इंडियन इंसेक्ट्स को लेके कि जितने भी इंडिया में इंसेक्ट्स होते हैं, और उनको क्लासीफाई किया 3 ऑर्डर्स में। और उसका बेसिस क्या था? उसका बेसिस था उनका माउथ पार्ट, कि किस टाइप का उनका माउथ पार्ट है। इसके बेसिस पर उन्होंने थ्री पार्ट्स में इंसेक्ट्स को डिवाइड किया। फिर 1758 में द बिगनिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया एंटोमोलॉजी विद द पब्लिकेशन ऑफ 10th edition ऑफ सिस्टमा नेचरे by Carlos Linnaeus, where only 12 Indian insects were included, and it forms the first record.
सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, हाँ ये आ गया। ठीक, तो उसके बाद क्या होता है फिर 1758 में द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न इंडियन एंटोमोलॉजी, उसमें क्या होता है एक बुक पब्लिश होती है सिस्टेमा नर्चरे के नाम से, कार्लस लिनियस इसे पब्लिश करते हैं, जहाँ पे 12 इंडियन इंसेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है और ये एक पहला रिकॉर्ड बनता है जहाँ पे इंडियन इंसेक्ट्स को इंक्लूड किया गया। फिर 1767 और 1779 के बीच J.G. Koenig initiated the first regular scientific work on Indian insects and supplied the insect specimen to systematists like Linnaeus, Fabricius, Kramer and Dewey। तो 1767 में क्या होता है, 1767 और 1769 के बीच क्या होता है कि एक साइंटिस्ट हुए J.G. कोएनिग, ये क्या करते हैं एक रेगुलर साइंटिफिक वर्क को इनिशिएट करते हैं इंडियन इंसेक्ट से रिलेटेड, और जितनी भी इंसेक्ट्स के स्पेसिमेन होते हैं, जो भी मतलब उनके बॉडी पार्ट्स वगैरह होते हैं, उसको सिस्टमैटिक्स वे में उनको सिस्टमैटिस्ट, जैसे कि सिस्टमैटिस्ट किसे कहते हैं, जो कि जैसे जो रिसर्चर्स होते हैं जैसे लिनियस, फैब्रिकस, क्रैमर और ड्यूरी। अभी हमने लिनियस और फैब्रिशियस के बारे में ऊपर पढ़ा है, J.C. फैब्रिशियस और कार्लस लिनियस। अच्छा, फिर 1782 में क्या होता है डॉक्टर कर पब्लिश्ड एन अकाउंट ऑफ लैक इंसेक्ट्स, मतलब जितने भी लैक इंसेक्ट्स होते हैं ये मतलब लैक्टोस वाले, तो डॉक्टर कर उनके बारे में पब्लिश करते हैं एक अकाउंट कि कौन कौन से इंसेक्ट्स होते हैं। फिर 1840 में क्या होता है रेव हो पब्लिश्ड अ पेपर एंटोमोलॉजी ऑफ हिमालयाज एंड इंडिया। फिर 1840 में रेव हो एक पेपर पब्लिश करते हैं किस बारे में, एंटोमोलॉजी ऑफ हिमालयाज एंड इंडियाज, मतलब स्पेशली उसमें हिमालयाज को मतलब स्पेसिफाई किया जाता है वहाँ के इंसेक्ट्स कैसे होते हैं और क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा फिर आप यहाँ पे पैटर्न देखिए, अब यहाँ पे एक के बाद एक बुक्स पब्लिश होने लगी हैं। फिर 1893 में डॉक्टर रॉथने पब्लिश्ड द बुक इंडियन एंट्स, अर्लीस्ट रिकॉर्ड ऑफ बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल इन इंडिया, दैट इज वाइट एंट अटैक्स ऑन स्टेशनरी आइटम केप्ट फ्री बाय रेड एंट। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि डॉक्टर रत्ने जो थे उन्होंने एक बुक पब्लिश की इंडियन एंट्स के ऊपर। ये क्या है, अर्लीस्ट रिकॉर्ड ऑफ बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, जिसमें कि पहले के बारे में बताया गया कि बायोलॉजिकली पेस्ट कैसे कंट्रोल करते हैं। उसमें क्या बताया, जो वाइट एंट्स है वो अटैक करती हैं स्टेशनरी आइटम पे जिनको रेड एंट्स ने रखा हुआ था। ठीक, फिर 1897 में सर रोनाल्ड रॉस NIMS ऑफिसर इन चार्ज ऑफ मद्रास रेजिमेंट स्टेशनड इन मैग्यूमपेट सिकंदराबाद मेड द डिस्कवरी ऑफ मलेरियल पैरासाइट इन डिसेक्टेड एनोफ्लीज मॉस्किटो। फिर 1897 में क्या होता है, सर रोनाल्ड रॉस एक IMS ऑफिसर थे जो कि वो कहाँ के इंचार्ज थे, मद्रास रेजिमेंट के इंचार्ज थे सिकंदराबाद में, और वो क्या डिस्कवर करते हैं, एक फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो में से एक मलेरियल पैरासाइट को डिस्कवर करते हैं। फिर 1901 में क्या होता है कि लियोनेल दे निस्विली वॉज अपॉइंटेड एज फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 19 जब गवर्नमेंट ने देखा कि इतना सारा जो एंटोमोलॉजी को लेके प्रोग्रेस हो रहा है, रिसर्चेज हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी क्या किया, अपना एक ऑफिशियल अपॉइंट कर दिया एज फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट। तो ये कौन थे, लियोनेल दे निस्विली। फिर 1903 में क्या होता है, मैक्सवेल लेफ्रॉय सक्सीडेड एट द सेकंड एंटोमोलॉजिस्ट। तो निस्विली के बाद क्या होता है, मैक्सवेल लेफ्रॉय जो होते हैं ये उनके बाद उनकी प्लेस लेते हैं एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटोमोलॉजिस्ट, मतलब सेकंड एंटोमोलॉजिस्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर 1906 में पब्लिकेशन ऑफ इंडियन इंसेक्ट पेस्ट बाय मैक्सवेल, ये मैक्सवेल लेफ्रॉय जो कि एंटोमोलॉजिस्ट थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ये एक बुक पब्लिश करते हैं किस नेम से, इंडियन इंसेक्ट पेस्ट। फिर 1909 में पब्लिकेशन ऑफ इंडियन इंसेक्ट लाइफ बाय मैक्सवेल लेफ्रॉय, फिर ये सेकंड बुक पब्लिश करते हैं इंडियन इंसेक्ट लाइफ
1909 में इनकी फर्स्ट बुक जो थी इंडियन इंसेक्ट पेस्ट के ऊपर थी। फिर सेकेंड बुक जो इनकी थी इंडियन इंसेक्ट लाइफ के ऊपर थी कि इंडियन इंसेक्ट्स की जो लाइफ साइकिल है वो कैसी होती है और कब तक की होती है। उसमें डिफरेंट इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल और उनके लाइफ स्पैन के बारे में बताया गया था। फिर 1914 में टी.बी. फ्लेचर, द फर्स्ट गवर्नमेंट एंटोमोलॉजिस्ट ऑफ मद्रास स्टेट, रोट अ बुक सम साउथ इंडियन इंसेक्ट्स। तो टी.बी. फ्लेचर एक मतलब ये मद्रास स्टेट के गवर्नमेंट, मद्रास स्टेट की जो गवर्नमेंट थी उसके एंटोमोलॉजिस्ट थे। तो क्या हुआ, फिर स्टेट वाइज भी जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी वो भी अपना अपना एंटोमोलॉजिस्ट अपॉइंट करने लगी। तो मद्रास गवर्नमेंट के जो स्टेट एंटोमोलॉजिस्ट थे टी.बी. फ्लेचर, उन्होंने भी एक बुक रोड करी जिसका क्या नाम था सम साउथ इंडियन इंसेक्ट्स, जिसमें कि हमें साउथ इंडिया में जितने भी इंसेक्ट्स थे उनके बारे में हमें बताया गया था। ये कब हुआ था, 1914 में। फिर सेम ईयर में E.P. स्टेबिंग, द फर्स्ट इम्पीरियल फॉरेस्ट एंटोमोलॉजिस्ट, पब्लिश्ड इंडियन फॉरेस्ट इंसेक्ट्स ऑन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, कोलियोपेट्रा। सेम ईयर में E.P. स्टेबिंग, ये कौन थे, द फर्स्ट इम्पीरियल फॉरेस्ट एंटोमोलॉजिस्ट, ये फॉरेस्ट एंटोमोलॉजिस्ट है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करिए, जैसे जैसे प्रोग्रेस आगे बढ़ रही है वैसे वैसे और वाइडर किया जा रहा है। मतलब पहले क्या हुआ, नेशनली एंटोमोलॉजिस्ट अपॉइंट हुए, फिर स्टेट वाइज अपॉइंट हुए, फिर प्लेस वाइज एंटोमोलॉजिस्ट अपॉइंट हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये फॉरेस्ट एंटोमोलॉजिस्ट है, मीन्स जितने भी इंसेक्ट्स हैं फॉरेस्ट में उसके ऊपर ये मतलब रिसर्च कर सकते हैं और उसके ऊपर इनका कमांड है। फिर इन्होंने एक बुक पब्लिश करी जिसका नाम था इंडियन फॉरेस्ट इंसेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, कोलियोपेट्रा। तो यहाँ सेम ईयर में 2 बुक्स पब्लिश होती हैं, एक होती है टी.बी. फ्लेचर सर के द्वारा, एक होती है E.B. स्टेबिंग के द्वारा। फिर 1937 में अ लैबोरेटरी फॉर स्टोरेज पेस्ट्स वॉर स्टार्टेड एट हापुड़ यूपी। तो 1937 में क्या होता है, जब गवर्नमेंट देखती है कि इस पर रिसर्च और इंटेंसिव हो रही है, काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी एक लेबोरेटरी ओपन करती है जिसमें हम पेस्ट को स्टोर करेंगे, ताकि एक बार जब पेस्ट का अटैक हो तो उसके लिए मेडिसिन बनाई जा सके, ताकि अगर सेकेंड टाइम सेम पेस्ट अटैक करे तो उससे हम ईजिली उसका मतलब उसको ट्रीट कर सकें, जो प्लांट्स या क्रॉप्स या कहीं भी अगर वो अटैक करे तो उसको ईजिली ट्रीट कर सकें। अच्छा, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, हापुड़ यूपी, हापुड़ उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर पे एक सिटी है, उसका नाम है। फिर 1937 में एंटोमोलॉजी डिवीज़न वॉज स्टार्टेड इन IRI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम है, जो कि न्यू दिल्ली में है। और ये जितने भी एग्रीकल्चरल रिसर्च होते हैं उनके ऊपर ये कमांड रखती है और उन्हें देखती है। फिर 1939 में क्या होता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द लोकस्ट प्लेग ड्यूरिंग 1926 टू 1932। तो यहाँ पे क्या होता है, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया जाता है 1939 में। और लोकस्ट प्लेग ड्यूरिंग मतलब जब मतलब वो प्लेग आ गया था, जो प्लेग एक डिजीज़ है जो कि माउस, जो डेड माइस से हो रही थी, उसके लिए एक मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया गया। फिर 1940 में टी.वी. रामाकृष्णन अय्यर रोट अ बुक हैंडबुक ऑफ इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी फॉर साउथ इंडियन। तो एक ये भी साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बुक पब्लिश किया, क्या बुक पब्लिश किया, हैंडबुक ऑफ इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी फॉर साउथ इंडिया। तो इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी मतलब कौन से इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो हार्मफुल हैं, मतलब आपको जो इकोनॉमिक लॉस दे सकते हैं, और कौन से इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको इकोनॉमिक प्रॉफिट दे सकते हैं, उस चीज़ से रिलेटेड। अच्छा, ये स्पेसिफिकली साउथ इंडिया के लिए थी, उस चीज़ से रिलेटेड इन साइंटिस्ट ने एक बुक पब्लिश की। कब पब्लिश की, 1940 में। फिर 1953 में क्या होता है, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड। तो नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन मतलब कि नेशनल गवर्नमेंट ने ये ट्राई किया कि अब हम मलेरिया को पूरी तरह से अपने कंट्री से हटाएंगे। इरेडिकेशन मतलब बिल्कुल ख़त्म कर देना। तो एक प्रोग्राम उसको लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया, 1953 में। फिर 1960 में क्या होता है, द डेजर्ट लोकस्ट इन इंडिया, मोनोग्राफ बाई वाई रामचंद्रा राव। तो एक मोनोग्राफ पब्लिश होता है, द डेजर्ट लोकस्ट इन इंडिया। कौन पब्लिश करता है, वाई रामचंद्रा राव। अच्छा देखिए, इसमें से सारी चीज़ें जो हैं आपको इतने लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट्स होते हैं जो कि पहले से ही टिक लगे हुए हैं, जैसे टू डेजर्ट लोकस्ट इन इंडिया
मोनोग्राफ लॉन्च किया जाता है वाई रामाचंद्रन राव सर के द्वारा। फिर क्या होता है, टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी टेक्स्ट बुक लॉन्च किया, जो कि थी टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, जिसमें मतलब इंसेक्ट्स के बारे में सारी डिटेल में नॉलेज थी, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन थी, सॉरी। फिर 1968 में एक और बुक लॉन्च होती है, जनरल एंटोमोलॉजी, MS मानी जी के द्वारा। फिर 1969 में इंसेक्ट पेस्ट्स ऑफ क्रॉप एस प्रधान, इन्होंने ये लॉन्च किया। फिर 1975 में एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी बाई वसंत राज डेविड एंड टी कुमार स्वामी, ये दोनों राइटर्स ने कंबाइन करके एक बुक लॉन्च की जिसका क्या नाम था, एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी। फिर 1975 सेम ईयर में क्या होता है, इंसेक्ट्स एंड माइट्स ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया, MRGK नायर जी ने लॉन्च किया। अब यहाँ पे देखिए, अब धीरे धीरे जो एंटोमोलॉजी का फोकस था वो कहाँ पे आ रहा है, अब क्रॉप्स में आना स्टार्ट हो गया है कि हाँ एंटोमोलॉजी तो ठीक है, इंसेक्ट से जो हमें क्रॉप में जो डैमेज हो रहा है हम उसके बारे में अब उसके तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ पे। फिर 1976 में क्या होता है, जनरल एंड अप्लाइड एंटोमोलॉजी, KK नायर, N अनंत कृष्णन एंड B वसंतराज डेविड, इन तीनों राइटर्स ने मिलकर एक बुक पब्लिश की जिसका क्या नाम था, जनरल एंड अप्लाइड एंटोमोलॉजी, मतलब जो कि एंटोमोलॉजी की जो प्रैक्टिकल चीज़ें थी उनके बारे में एक बुक लॉन्च की गई। तो ये थी एंटोमोलॉजी की हिस्ट्री की कौन से ईयर में क्या हो रहा था। तो फिर डेफिनेशंस में जैसे कि द यूज़ ऑफ इंसेक्ट्स, स्टडी एंड यूज़ ऑफ इंसेक्ट्स इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इज़ नोन एज फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी। तो जब भी कोई ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिनका यूज़ हम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में करते हैं या कोई क्राइम हुआ है उसके इन्वेस्टिगेशन में, तो उस इन्वेस्टिगेशन में मतलब उस स्टडी को हम फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी कह सकते हैं। यहाँ अगर इसका एग्जांपल हम लें कि फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी का, तो ये काम कैसे करती है। तो जब भी जैसे कोई कॉप्स है, अगर कोई डेड बॉडी है और अगर हमें पता लगाना है कि वो कितनी पुरानी है, तो जो उस बॉडी पे जो भी इंसेक्ट होगा वो उसकी मतलब उसका लाइफ साइकिल, उसका एज क्या है, उसका लाइफ स्टेज क्या है, उस चीज़ और उसके लाइफ स्टेज से फिर ये डिटरमाइन किया जाएगा कि ये कॉप्स कितनी पुरानी है या डेड बॉडी कितनी पुरानी है। तो ये जो मेथड है कॉप्स की जो मतलब डेड होने के आइडेंटिफाई करने का, ये मेथड एक बहुत मतलब मेडिकल टेक्नोलॉजी से भी अच्छा ये परफॉर्म कर सकता है, इसकी एक्यूरेसी मेडिकल टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा होती है। फिर क्या होता है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स रिलेटेड टू लाइफ स्टॉक एंड वेटनरी एनिमल इज़ नोन एज वेटनरी एंटोमोलॉजी। अच्छा, वेटनरी एंटोमोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, ऐसे इंसेक्ट्स जो कि एनिमल से रिलेटेड हो। अब एनिमल से कैसे रिलेटेड हो, जैसे कि टिक्स हो गए, फ्लाइज हो गए, इन हम इसकी स्टडीज़ इसमें करते हैं वेटनरी एंटोमोलॉजी में, जो कि एनिमल से रिलेटेड है। फिर आता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट इन रिलेशन टू ह्यूमन बीइंग इज नोन एज मेडिकल एंटोमोलॉजी। तो फिर ऐसे इंसेक्ट्स जो कि ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हैं उनका जो हम स्टडी करते हैं वो हमारे मेडिकल एंटोमोलॉजी में आता है। इसमें हम इसके एग्जांपल में हम लिख सकते हैं जैसे मॉस्किटोज़। तो यहाँ पे ये कुछ डेफिनेशंस हो गए और ये हो गई एंटोमोलॉजी की हिस्ट्री। फिर यहाँ पे बात होती है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंटोमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स। तो एंटोमोलॉजी को लेके कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स बनाए जा चुके हैं और ये कहाँ कहाँ बने हैं और इनका जो ईयर कंस्ट्रक्शन का ईयर हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ऐसे तो कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, नियर अबाउट 12 इंस्टीट्यूट्स हैं जो हो गए हैं, बट हम इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं उन्हीं को पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट हमारा है, ये ईयर 1905 में बना है। अब क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट बाय लॉर्ड कर्जन, द लैंड वॉज डोनेटेड बाय मिस्टर फिश ऑफ USA, आफ्टर हुम द प्लेस वॉज नेम्ड एज पूषा। तो ये पूषा बिहार में है। तो ये एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट बना था जिसको बाद में इसको रीनेम भी कर दिया गया था। इसका रीनेम किया गया था, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि इसको रीनेम करके इसके बारे में क्या रखा गया था। तो इसके लिए जो लैंड डोनेट किया गया था वो मिस्टर फिश ऑफ USA ने किया था, और उन्हीं के नेम के बाद जो इस लोकेशन का नेम है उसका नेम पूषा रख दिया गया था। फिर 1906 में क्या होता है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप किया जाता है, वो कहाँ पे, देहरादून में। फिर उसके बाद 1937 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंटोमोलॉजिकल डिवीज़न एट IARI,
जैसे कि हमने यहाँ भी पढ़ा था। तो 1937 में क्या होता है कि एंटोमोलॉजिकल डिवीज़न इस्टेब्लिश किया जाता है IRI में, जो कि न्यू दिल्ली में है। फिर 1946 में क्या होता है, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। तो जो भी प्लांट्स बाहर से आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन करने के लिए और उनका स्टोर करने के लिए एक डायरेक्टरेट बनाया गया, जो कि कहाँ पे है, फरीदाबाद में। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसको ओपन किया गया कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। तो ये थी ये लेक्चर 1, और ये एंटोमोलॉजी की हिस्ट्री की पार्ट थी कि एंटोमोलॉजी में कैसे कैसे डेवलपमेंट्स हुई और कहाँ कहाँ क्या डेवलपमेंट्स हुई।